अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना तालीम बचगान और बालिगान का सिलसिला जारी रखते हुए एक दफ़ा फिर आपके हाज़िर ख़िदमत हैं। जैसे मैंने कहा था, ये मेरी जो लेक्चर सीरीज़ है इसकी दो पिक्युलरिटीज़ हैं। ये स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स से लेके पीजीज़, जूनियर ट्रेनीज़ से लेके रेजिडेंट से लेके आरएमओ से लेके जूनियर कंसल्टेंट्स से लेके वेरी सीनियर कंसल्टेंट्स हु आर अपडेटेड, उन तक सबको मद्देनज़र रखे हुए बनाई गई है। और इसका मेन फोकस प्रैक्टिकल ऑफ्थल्मोलॉजी है, यानी जो हम पेशेंट्स को डील करते हैं थिएटर में, क्लिनिक में, उस वक्त हमें क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। थियोरी तो आप किताबों में पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए रट रट के आप उनके दिमाग में बैठी हुई होगी, लेकिन हमारी जहाँ ट्रेनिंग हुई है इंग्लैंड में, वहाँ पे मकसद सिर्फ यही होता था कि प्रैक्टिकल ऑफ्थल्मोलॉजी बंदे की सही हो और उसकी प्रैक्टिस न सिर्फ अप टू डेट हो बल्कि सेफ़ भी हो। ये चीज़ें आप सबको मद्देनज़र रखनी है। वहाँ पे लोग अपनी रेजिडेंसी की ऑन कॉल करके दूसरे दिन जाके एग्ज़ाम बैठ जाते थे, कोई खुसूसी तैयारी करनी नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनकी तैयारी मुसलसल ट्रेनिंग के दौरान हो रही होती थी। यही मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें आप लोगों तक पहुँच जाएँ जो आपकी प्रैक्टिकल नेसेसिटी हैं, न सिर्फ अभी अंडर ट्रेनिंग बल्कि आफ्टर ट्रेनिंग, न सिर्फ बिफोर कंसल्टेंसी बल्कि आफ्टर कंसल्टेंसी। तो आज आई थॉट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेटिनल डिटैचमेंट, उसको संभालते हैं। वैसे तो इस पे बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखी जा चुकी हैं और थ्योरी की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग जब रेटिनल डिटैचमेंट के पेशेंट्स फेस करते हैं क्लिनिक में, जो सबसे अहम बातें हैं वो आपको ज़रा रिमाइंड करा दूँ। रेटिनल डिटैचमेंट आप सबको बताए तीन कॉमन किस्म की हैं। रैग्मेटोजेनस डिटैचमेंट जो सबसे कॉमन टाइप है, ट्रैक्शनल डिटैचमेंट जो डायबिटिक्स वगैरह में होती है, और एक्सूडेटिव डिटैचमेंट जो कि बहुत ही अनकॉमन है और जो कि यूवीआइटिस के केसेस में होती है। तो हम बात करेंगे आज रैग्मेटोजेनस डिटैचमेंट के हवाले से। इससे पहले कि मैं उसकी बात करूं, उसका जो बैकग्राउंड है वो आप लोगों को थोड़ा सा समझाना और रिमाइंड कराना ज़रूरी है। रैग्मेटोजेनस डिटैचमेंट के बैकग्राउंड में आपको एक कॉमन इवेंट दिमाग में रखना ज़रूरी है, और वो है पीवीडी, यानी पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट। पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट एज के साथ सबको होती है और कुछ ग्रुप्स में अर्ली होती है। वो दो मेन ग्रुप्स हैं, मायोपिक्स जिनमें जल्दी हो जाती है और ट्रॉमा के पेशेंट जिनमें जल्दी हो जाती है। तो ये आप अपने दिमाग में रखें मुसलसल। अब आपके पास पेशेंट आता है, कॉमनली ये पेशेंट लेट 50s या अर्ली 60s का होगा, जो आपके पास सिर्फ एक मेन कंप्लेन लेकर आएगा, वो है फ्लोटर्स या फ्लैशेस। अब आपके पास पेशेंट आ गया, अब आप उसको क्या करेंगे? चाय पिलाएंगे? नहीं, आप उससे हिस्ट्री लेंगे कि कब से हो रहा है, फ्लोटर्स कब से हैं, फ्लैशेस कब से हैं। इन दोनों में से फ्लैशेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपको उस वक्त तक उसकी शक्ल देख के अंदाज़ा तो हो गया होगा कि वो मेल है, फीमेल है या थर्ड टाइप है, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी उम्र का अंदाज़ा आपको हो भी गया हो, फिर भी आप ज़रा कंफर्म कर लें, क्योंकि 60% पेशेंट्स में 60 ईयर्स की एज तक पीवीडी हो चुकी होती है। तो ये एक एजिंग प्रोसेस है, जिस तरह कैटरेक्ट एक एजिंग प्रोसेस है, ये भी एक एजिंग प्रोसेस है, और ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, ये कोई एबनॉर्मल एजिंग प्रोसेस नहीं है। इसमें एबनॉर्मैलिटी जब आती है जब ये एक डायनामिक प्रोसेस जो हो रही है पीवीडी की, इसके साथ एक और प्री डिस्पोजिंग लीजन होता है। वो प्री डिस्पोजिंग लीजन क्या होता है? वो होता है रेटिना की वीकनेस, जिसको हम पेरिफेरल रेटिनल डीजेनरेशन कहते हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि मायोपिक्स में ज़्यादा होता है, और कुछ फैमिलियल कॉजेज़ भी होते हैं इसके, लेकिन इस ग्रुप में जो सबसे कॉमन टाइप की डीजेनरेशन है वो है लैटिस डीजेनरेशन। लैटिस डीजेनरेशन आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। उसके अलावा इस तरह के पेशेंट का आपका पेरिफेरल रेटिनल डायलेटेड एग्ज़ाम ज़रूरी है। अगर आप में से कोई भी इस तरह के पेशेंट को डायलेट करके नहीं देख रहा, तो बहुत बड़ा गुनाह सरजद कर रहा है। ये सिर्फ बैड प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन गुनाह है, क्योंकि आइंदा आगे जाके उसको डिटैचमेंट होगी तो आप पूरे जवाब दें उसके। तो आपने डायलेट करना है उसको, और आपने पेरिफेरल रेटिना देखना है। अगर किसी वजह से आपको लगता है आप नहीं कर सकते, तो आपने ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी का ख्याल करते हुए पेशेंट को किसी रेटिना स्पेशलिस्ट को रेफ़र कर देना है। अब चाहे वो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, जो अक्सर लोगों की होती है। मैं बहुत अच्छे जनरल ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को जानता हूँ जो कि बहुत अच्छा रेटिना एग्जामिन करते हैं, ठीक है। अब हालांकि वो जनरल ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, वो क्लेम नहीं करते कि मैं रेटिना का स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे ज़माने के लोगों में डॉक्टर शहजाद का नाम मैं लूँगा खुसूसी तौर पे, जो कि अमेजिंगली अच्छा रेटिना एग्जामिन करते हैं, डायलेटेड एग्ज़ाम करते हैं,
उनके ज़माने में हालांकि 3 मिरर होता था, लेकिन वो 90D और सुपरफील्ड से बहुत अच्छी तरह एग्जामिनेशन करते हैं। वो मेरे उस्ताद भी रहे हैं, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो उन्होंने हमें पढ़ाया था। उनके साथ साथ डॉक्टर अख्तर जमाल भी हमारे उस्ताद थे, और डॉक्टर सिद्दीक जो फ़िलहाल अल्लाह के पास हैं, हूरों के साथ खेल रहे हैं। बहुत शरीफ आदमी थे, इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ हूरों के साथ खेल रहे होंगे। खैर, बैक टू दैट, उनकी बेगम को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होगी, अगर वो सुन लेंगी तो। बेगम को स्वीटी कहते थे, बहुत ही मोहब्बत थी दोनों को आपस में। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। अब सीन ये है कि पेशेंट को आपने डायलेट करना है, ज़रूरी, चाहे उस पर कितनी देर लगे। फिर आपने उसका पेरिफेरल रेटिना देखना है। पेरिफेरल रेटिना देखने से पहले आपने उसकी पीवीडी कंफर्म करनी है। पीवीडी की कंफर्म करने का द ओनली confirmatory sign is seeing a wise ring. Wise ring is that glial tissue which comes off the disc. अब आपने देख लिया, फिर आपने पेरिफेरल रेटिना देखना है। किन किन चीज़ों के लिए देखना है? लेटेस्ट डिजेनरेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेक्स एक कॉमन टर्म है जिसमें दो चीज़ें आती हैं, होल और टेयर। टेयर ज़्यादा खतरनाक होता है और टेयर से डिटैचमेंट जल्दी हो जाती है, होल कम खतरनाक होता है। अब ये दोनों चीज़ें आपने आइडेंटिफाई कर ली तो इस पेशेंट को फ़ौरन आर्गन लेज़र प्रोफिलैक्सिस की ज़रूरत है, अगर उसका डिटैचमेंट आप बचाना चाहते हैं। तो अगर आपके पास फैसिलिटी तो आप खुद करें, अगर आप फैसिलिटी नहीं है तो आप किसी रेटिनल सर्जन को भेज दें, क्योंकि अगर इसकी डिटैचमेंट हो गई तो फिर उसको बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। एक तो विजन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, और कितनी अच्छी से डिटैचमेंट सर्जरी क्यों ना हो जाए, 100% विजन की रिकवरी बहुत ही अनलाइकली है। कुछ लकी लोगों की हो जाती है जो बहुत नाशुक्रे बनते हैं बाद में। लेकिन बहरहाल ये मैं अपना दिल के ज़ख्म एक आपको याद दिला दिया कि जिनकी 6/6 विजन डिटैचमेंट की बात हो वो शिकायत करें। आपका दिल चाहता है उनको खिड़की से फेंक दो और आप उस वक्त 11वीं फ्लोर पे कम से कम हो। मैंने किया कभी नहीं है, लेकिन दिल चाहता है, मजबूरी इंसान। अनग्रेटफुलनेस हमारे लोगों का शेवा बनता जा रहा है। ये एक और दुख भरी दास्तान है, किसी और दिन के लिए सही। तो आपने उसको लेज़र कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ प्रैक्टिकल, अगर तो सुपीरियर टेयर है तो इस पेशेंट को सिर्फ लेज़र कर देना काफ़ी नहीं, आपने 2 हफ्ते तक इसको लिटाना भी है, क्योंकि लेज़र का इफेक्ट फ़ौरन एल्फी की तरह नहीं होता। लेज़र स्लोली काम करती है, समद बॉन्ड की तरह। लेज़र क्या करेगी? लेज़र फाइब्रोसिस करेगी। फाइब्रोसिस फ़ौरन नहीं हो जाती। फाइब्रोसिस में कम अज़ कम इब्तिदा होती है 2 हफ्ते में और 6 हफ्ते तक चलती है। तो इन 6 हफ्ते तक ये पेशेंट एट रिस्क है, तो इसको आपने फ़ौरन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर देना है, यानी उसको बेड रेस्ट करना है, चाहे वो सोए या उठा रहे, लेकिन उसको हॉरिजॉन्टल रहना है ताकि उसका रेटिना डिटैच नहीं हो जाए। तो आप तो अपना काम पूरा करेंगे। अब आप, अच्छा, एक और चीज़ भी याद रखो बच्चों और बड़ों सारे, अगर तो पीवीडी के साथ हेमरेज हुई है तो ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लें, अगर हेमरेज पीवीडी के साथ हुई है तो 90% चांसेस हैं कि उसमें रेटिनल टेयर मौजूद है। अब आपको हेमरेज की वजह से रेटिनल टेयर नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसको कम से कम पेशेंट को बेड रेस्ट पे डाल दें, फिर आप 2 हफ्ते में बुलाएं या 1 हफ्ते में बुलाएं, उसका रेटिना एग्जामिन करें, जैसे ही टेयर नज़र आए उसको लेज़र कर दें। यहाँ तक होगी बात रेटिनल डिटैचमेंट बचाने की। अब अगर पीवीडी के साथ ही पेशेंट रेटिनल डिटैचमेंट के साथ प्रेजेंट करता है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अगर तो आपको रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी करनी आती है तो आपने कर देनी है, और अगर आपको करनी नहीं आती तो आपने इमरजेंसी एक लेटर लिख के किसी समझदार तरीन रेटिनल सर्जन के पास भेज देना है। मैं समझदार तरीन बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रेटिनल सर्जन की एक खुदरो फसल उग गई है। कुछ तो उनमें से बहुत अच्छे भी हैं और कुछ जो हैं खुदरो हैं, तो खुदरोई की काम करते हैं। उस पर हम अभी आते हैं कि क्या करना है डिटैचमेंट के लिए, ताकि मैं किसी को मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन एक चीज़ मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में और मेरे साथी भी देख रहे हैं कि रेटिनल डिटैचमेंट एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है। एक दफ़ा हो गई, प्रिवेंटेबल तो इस तरह से है कि उसका लेज़र कर दो, और अगर होगी तो उसका समझदारी के साथ ऑपरेशन कर दिया जाए तो वो ट्रीटेबल है। अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई और आप रेटिनल डिटैच रहा या उसके साथ कोई मज़ीद बदसलूकी कर दी तो फिर तो गलत बात है ना यार। ये आपकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ बात है। चलें, आपने लेज़र कर दिया, अगर वो लेज़र के काबिल था आपसे हो गया, वरना जिसके पास भेजा उसने कर दिया। फिर उसके बाद 2 हफ्ते का रेस्ट भी बता दिया। अगर सुपीरियर टेयर था, अगर इन्फीरियर टेयर है तो इतना रेस्ट ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो वर्टिकल पोजीशन में भी टेयर जो है वो इन्फीरियरली है, तो वो मसला नहीं करेगा इंशाल्लाह। बहरहाल अगर वो पेशेंट वर्टिकल भी रहे, उसको ज़्यादा उछलना कूदना नहीं चाहिए। ज़्यादा उछलने कूदने से विट्रेस हिलता है, जब विट्रेस हिलेगा तो वो टेयर को पुल करेगा और रेटिना डिटैच हो सकता है, चाहे वो इन्फीरियर क्यों नहीं हो। तो उसको पेशेंट को ज़रा सुकून की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, आराम से बैठा रहे, टीवी देखते रहे, ऑफिस जाता है तो ऑफिस में सुकून से बैठे रहे, मीटिंग ज़्यादा अटेंड नहीं करे जिसमें यूं करना हो। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर वो सुपीरियर टेयर तो लाजमन उसको आराम करना ज़रूरी है, ताकि उसी लेज़र से उसका इलाज हो जाए।
वरना उसको कह दें डिटैचमेंट होगी तो तुम्हें बहुत लाखों की सर्जरी गले पड़ जाएगी, और अगर मैकेला ऑफ हो गया तो ज़रूरी नहीं है विजन वापस 6/6 हो जाए। अच्छा, अब आपके पास पेशेंट डिटैचमेंट का आता है और आपको रेटना करना आता है। अब ये बात हो रही है जूनियर रेटनल कंसल्टेंट से या ऐसे पीजी से जो रेटनल सर्जरी करनी, ऐसे रेजिडेंट्स फेलोज से जो रेटनल सर्जरी करनी शुरू कर गए। अब आपके पास रेटना का पेशेंट आता है तो आपने डिसाइड ये करना है कि मैंने इसको ट्रीट कैसे करना है। 3 मेजर ग्रुप्स हैं ट्रीटमेंट के, एक न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी, एक स्क्लेरल बकलिंग और एक विट्रेक्टमी। विट्रेक्टमी में फिर वो डिसीजन बाद में होता है कि गैस जल रही है, ऑयल जल रहा है। न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी की तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इंडिकेशन वो ये बनती है कि सुपीरियर टेयर हो नंबर 1, और छोटा टेयर हो और मल्टीपल टेयर्स नहीं हो, क्योंकि अगर मल्टीपल टेयर्स हैं या इन्फीरियर पैथोलॉजी है, यानी साथ में इन्फीरियर पैथोलॉजी भी है, तो आप गलती से भी उसको न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी नहीं करेंगे, वो फ़ायदे के बजाय नुकसान देगी। और अगर बहुत बड़ा टेयर है तो चांसेस ये हैं कि वो जो गैस का बबल है वो उस टेयर के से नीचे से गुजर के रेटिना के नीचे पहुंच जाएगा, तो और नुकसान करेगा। अब आप बकलिंग पे आ जाएं। बकलिंग अभी भी आजकल के ज़माने में भी एक बहुत यूज़फुल प्रोसीजर है। बकलिंग इज़ आइडियल फॉर यंग पेशेंट्स। क्यों? क्योंकि यंग पेशेंट में पीवीडी अगर कंप्लीट नहीं हुई हो, उसको पीवीडी को कंप्लीट करना, या ऐसी डिटैचमेंट में जिसमें स्मॉल मायोपिक्स पेशेंट्स में, यंग मायोपिक पेशेंट में जिसमें स्मॉल होल ने डिटैचमेंट कर दी हो पेरिफेरल, और जिसमें पीवीडी हुई नहीं हो, उसमें पीवीडी इंड्यूस करना ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट नहीं तो नामुमकिन नहीं तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ऐसे केसेस में विट्रेक्टमी काफ़ी औकात फेल नहीं करती तो कम से कम बाद में प्रॉब्लम देती है। तो बकलिंग इज़ स्टिल द बेस्ट प्रोसीजर। इंग्लैंड में जब हमारी मोफील्ड में ट्रेनिंग हुई थी तो हम हर एक का ही कोशिश करके बकल कर देते थे, अनलेस कोई बहुत क्लियर कट इंडिकेशन होती बकल ना करने की। फिर बकल करके जो बच जाते थे, जो रीडिटैच होते थे या डिटैच ही रहते थे, उनकी हम विट्रेक्टमी करते थे। पाकिस्तान में मसला ये है कि यहाँ के एक तो पेशेंट के पास पैसे नहीं है और सब्र नहीं है और बदतमीज़ी बहुत सारी है। तो पेशेंट चाहता है बस एक ही प्रोसीजर करें, वरना आपसे बड़ा जाहिल डॉक्टर कोई नहीं, चाहे आप कितने ही काबिल क्यों ना हो। तो आपको उस पेशेंट के लिए सिंगल बेस्ट प्रोसीजर डिसाइड करना पड़ता है। बकलिंग बहुत जिन लोगों मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह वो 99% रेटिना अटैच हुआ है, क्योंकि उनकी इंडिकेशंस मैंने बहुत सोच समझ के डिसाइड की थी। उसकी इंडिकेशंस जो लोग जानना चाहते हैं क्या है, यंग पेशेंट, पेरिफेरल टेयर या पेरिफेरल होल, पेरिफेरल, ठीक है। और पेरिफेरल इसलिए कि अगर ज़्यादा पोस्टीरियर होगा तो वो बैठेगा नहीं बकल पे और वो फ़ायदा नहीं होगा। तो पेरिफेरल होना ज़रूरी है। कम ब्रेक्स हों तो अच्छा रहता है, मल्टीपल ब्रेक्स में बकलिंग ज़्यादा काम नहीं करती। इसी तरह मल्टीपल पैथोलॉजी हो तो फिर भी, यानी लेटस बहुत सारी जगह भी हो और बहुत सारी जगह होल भी हो, बहुत सारी जगह टेयर हो, तो बेहतर है आप उसकी विट्रेक्टमी ही कर दें, ठीक है। इन्फीरियर पैथोलॉजी के लिए, रीसेंट इन्फीरियर पैथोलॉजी के लिए, इवन रेटिनल डायलिसिस के लिए बकल ज़्यादा बेहतर रहते हैं। बाकी पेशेंट्स में और सूडोफेकिक पेशेंट में खुसूसी तौर पे आपने विट्रेक्टमी ही करनी है, ठीक है। विट्रेक्टमी जब आप करते हैं तो अगर सुपीरियर पैथोलॉजी है और लिमिटेड पैथोलॉजी है तो गैस डालना बेहतर है, क्योंकि गैस के रिज़ल्ट न सिर्फ अच्छे रहते हैं बल्कि प्रोसीजर भी एक ही करना पड़ता है। लेकिन अगर इन्फीरियर पैथोलॉजी है, टेयर इन्फीरियर लिए या मल्टीपल टेयर्स हैं तो, और या रेटिना बहुत दिन से डिटैच है और क्रॉनिक डिटैचमेंट है, तो फिर ऑयल ही करना बेहतर है। ऑयल के बाद कभी न कभी ऑयल निकालना भी पड़ेगा, लेकिन निकालने की एक जो जहमत है उससे बचने के लिए आप अगर गैस डाल दें और अगर उसका रेटिना बैठा नहीं और आपको दूसरा भी ट्रैक्टिंग करनी पड़ी तो ये पेशेंट के साथ ज़्यादती है। तो बेहतर है कि सिंगल प्रोसीजर ही अच्छा किया जाए। ऑयल होगा तो उसको सिंगल प्रोसीजर ही काउंट करें, वो जो रिमूवल ऑफ ऑयल है वो बात ही कहानी है। मरीज़ जब आपसे ये बहस करने लगते हैं कि मेरी गैस डल रही है, ऑयल डल रही है या बकलिंग हो रही है, उनसे कहें भाई ये डिसीजन तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट नहीं ले पाते, तो आप ज़रा हौला हौला रखें, आपके लिए जो बेहतर चीज़ है वही करेंगे। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बकल करने जाते हैं लेकिन आपको लगता है कि बकल सही तरह बैठ रहा नहीं, तो आप ऑन द टेबल ही उसको विट्रेक्टमी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप जब बकल, ये फेलोज़ के लिए और कंसल्टेंट्स के लिए कि भाई एहतियातन विट्रेक्टमी की तैयारी बकलिंग के वक्त भी रखा करो, कुछ पता नहीं कि वो बकल कन्वर्ट हो जाए उसके अंदर विट्रेक्टमी में। अच्छा, एक और चीज़ पेशेंट को पहले से ही बता दें, बेसब्रे मरीज़ों को, कि भाई बकलिंग में भी थोड़ी बहुत पॉस्चरिंग करनी पड़ती है। पेशेंट को सीधा लिटा दें अगर उसका फ्लूइड ऑन द टेबल एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ये बहुत लंबा टेक्निकल डिस्कशन है कि किस पेशेंट में हमें ड्रेन फ्लूइड करना चाहिए, SRF किस में नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर तो SRF ड्रेन कर दिया तो मसला ख़त्म, लेकिन SRF ड्रेन नहीं किया तो आपको पेशेंट को पॉस्चर कराना पड़ेगा ताकि उसका SRF
एब्जॉर्ब हो जाए। और अगर आपने विट्रेक्टमी की है तो डिपेंडिंग ऑन वेयर द टेयर इज़, आपको पेशेंट को पॉस्चर बहाल कराना है और पेशेंट को पॉस्चर करने के लिए तैयार रहना होगा, ठीक है। और अगर पेशेंट को फ्लाइट जल्दी लेनी है तो उसमें आप गैस नहीं डालें, क्योंकि फिर वो ग्राउंडेड हो जाएगा जब तक गैस एब्जॉर्ब नहीं होती। आप लोगों को पता है गैस भी 2 किस्म की हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग गैसेज लाइक SF6, एक लॉन्ग एक्टिंग गैसेज लाइक C3F8। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग यू वांट द गैस टू रिमेन इन, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ पैथोलॉजी आप वो डिसाइड करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर पेशेंट कहीं बाहर से आया हुआ बहुत जल्दी में वापस जाने की, तो आप उसमें लॉन्ग एक्टिंग गैस नहीं डालेंगे। और अगर बहुत ही ज़्यादा जल्दी में जाने की, तो बेहतर है कि उसको ऑयल डाल दें। बहरहाल उसको बाद में आके ऑयल निकलवाना पड़ेगा, ये अलग डिस्कशन है। आज के लिए इतना ही। यकीनन आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आए होंगे, तो आपसे दरख्वास्त है कि ये जो नेक सर्विस हटसन के पोर्टल से हो रही है, आप इनके पोर्टल पे सवाल डाल दिया करें अपने। मैं अपने अगले लेक्चर में, या तो लेक्चर के शुरू में या लेक्चर के आखिर में, उन सवालों के जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। थैंक यू।